इनफर्टिलिटी आज का टॉपिक है। इज ए फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। मैं आपको ये अनप्रोटेक्टेड कोइटस की और 1 or more year की बात बताना चाहती हूँ। ये जो मैरिड लाइफ के बारे में जब हिस्ट्री में बात हुई थी, तभी अगर आप पूछो तो उसमें ऐसी बहुत बार होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग हो। आज की जो फास्ट लाइफ है उसमें ऐसा होता है कि हस्बैंड कहीं सर्विस करता है, वाइफ कहीं सर्विस करते हैं, और साथ में रहने का टाइम इतना नहीं मिलता है। या तो कोई ट्रक ड्राइवर है तो भी हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, और कहीं किसी का कोई मिलिट्री में है, वो हमारे देश के लिए सेवा दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए एक्टिव मैरिड लाइफ क्या है और एक्टिव सेक्सुअल लाइफ क्या है वो जानना जरूरी है। फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो 3 चीज है उसमें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। 3 चीज इन्वॉल्व है। वो हार्मोन का नाम GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोडियल एंड प्रोजेस्टेरोन इन्वॉल्व होते हैं। ओवेरियन साइकिल, इट्स FSH जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ फॉलिकल उसको बढ़ाते हैं। सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो FSH से, एंड हाईएस्ट एस्ट्रोजन कंटेनिंग फॉलिकल जो है वो आगे बढ़ता है। LH सर्ज और FSH सर्ज से ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, वो मेंटेन बाय LH एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन। देन डिमाइस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होना भी उतना ही जरूरी है। एंडोमेट्रियल साइकिल की बात करें तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो फॉल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से, और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन रीजनरेशन का पीरियड है वो 2 to 3 days आफ्टर इट, एंड डे 5-6 से अप टू 14 तक प्रोलिफरेशन का स्टेज है, बिकॉज ऑफ द ओवेरियन एस्ट्रोजन का जो राइज होता है उसी की वजह से। एंड ड्यू टू स्टेज ऑफ सिक्रीशन आता है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन LH सर्ज की वजह से आता है, वो 14 डेज के बाद में। और जो लिटियल फेज है वो 15 से शुरू होता है टिल मेंस्ट्रुएशन। स्टेरिलिटी की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड की जाती है, वो आप सबको पता है। सेकेंडरी जो स्टेरिलिटी है उसमें मैं आपको हाईलाइट करना जरूरी समझती हूँ कि एक बार भी एबॉर्शन हुआ या किसी ने एम्प्टी पिल ली है तो भी ये सेकेंडरी एबॉर्शन होगा। और इसमें आपको ये जानना भी जरूरी है कि एम्प्टी पिल ली थी या एबॉर्शन हुआ था, या तो SB हुआ था, या तो एक दिन के बाद में, या इस तरह से बच्चा एक्सपायर हो गया, तो उसका क्या रीजन था वो जानना जरूरी है। हिस्ट्री की बात आई, थियरी तो हम आगे चलेंगे ही, लेकिन मुझे आज आपको जो प्रैक्टिकल में बताना है कि मेरा क्या प्रोटोकॉल है और हम किस तरह से पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं जब भी पेशेंट आए। ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे हम अगर एडवाइस करें पेशेंट को या तो किसी को बताना है तो उसको मेंसेस के 2nd-3rd डे को बुलाना है, लेकिन कभी भी बीच में अगर पेशेंट आया तो क्या करेंगे, तो पहले उसको उसकी पूरे की पूरी हिस्ट्री लेनी है, और उसके साथ में उसको वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं वो ट्रीट करना है। क्योंकि अगर वजाइनल इन्फेक्शन है, इचिंग है साथ में, तो जो भी प्रेगनेंसी रहेगी वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी, या तो उसको एबॉर्शन हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप वजाइनल इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करें। साथ ही साथ में एनीमिया, अगर पेशेंट को हीमोग्लोबिन तब करवाना ही है, हीमोग्लोबिन कम आए तो जो भी 10 से लेस नहीं आना चाहिए, और एनीमिया जो भी है उसको हमको ट्रीट करना है। एनीमिया की वजह से जो भी सिक्रीशन हो रहा है, जब भी जो हाइपोथैलेमस से या तो ओवरी में से जहां से भी हार्मोन का सिक्रीशन जो भी हो रहा है वो उसका लेवल ठीक नहीं रहेगा। लेवल आए आपके बीच में जो रेंज है उसमें, लेकिन उसका सिक्रीशन ठीक नहीं रहेगा। वो सब सिक्रीशन ठीक रहे और आपका जो आप स्टेरिलिटी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो उसको आप उसमें सफल हो, उसके लिए एनीमिया ट्रीट करना बहुत जरूरी है। जो भी डेफिशिएंसी है, B कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है, विटामिन C डेफिशिएंसी है, जिसको स्पॉटिंग सिर्फ हो रहा है बीच में, आगे जिस तरह से मैंने आगे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में बताया है आपको, ये जो भी है वो क्लियर करना है उसको, एंड काउंसलिंग भी करना है।
साथ में काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। वो जो मैं बता रही हूँ, यस, मेरे टेबल पर ये फोटो है ही, और ये जो फोटो है उसमें मुझे बताना है उनको किस तरह से प्रेगनेंसी रहती है। ये जो यूट्रस है, और यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स है, और ट्यूब्स के बाजू में ओवरी है। बीजाशय बोलते हैं, हमारी भाषा में समझाना है, उनकी भाषा में समझाना है कि ओवरी जो है उसमें छोटे बड़े बीज होते हैं। तीसरे दिन से उनके लिए दवाई देनी पड़ती है, और 11th-12th डे को फिर सीरियल सोनोग्राफी होगी। और 7 to 10 ये जो बीज जब बड़ा होगा, तो ये बीज बड़ा होने के तब जब 2022 का हो जाए तभी इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन देने के बाद में 36 to 48 आवर्स में बीज निकलता है, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और वो बीज जो निकलता है वो ये ट्यूब में से होकर अंदर यूट्रस में आता है। तो ट्यूब खुली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, और उसकी जो जांच है वो हम 7th से 10th डे में करते हैं। और फिर सीमेन की बात, कि दोनों वजाइना, ये वजाइना है, वजाइना में सीमेन डिपोजिशन होता है आफ्टर इंटरकोर्स, और उसमें से स्पर्म इधर आता है और स्पर्म एंड ओवम का मिलन होता है। तो सीमेन एग्जामिनेशन भी इतना ही जरूरी है। ये सब बताना है तो फिर पेशेंट को पता चलेगा आगे से कि कब कब उसको आना है, किस तरह से उसको अरेंजमेंट करनी है। ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है। फिर हम पेशेंट को ये इन्फेक्शन वाली बात हो गई, और उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात। पहले रेगुलर है कि इरेगुलर है, 30 डेज पर आता है कि 22 डेज पर आता है, किस तरह से आता है। क्योंकि फिर हमको, अगर उसको जल्दी आ जाता है पीरियड 24, 23 डेज या 26 डेज पे, तो उसका ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है, और उसको फिर हमको 10th 11th डे से उसकी सोनोग्राफी, सीरियल सोनोग्राफी जो ओव्यूलेशन के लिए है वो करनी पड़ेगी। इसीलिए ये भी जरूरी है। अगर लेट आता है, जिसको 2 महीने पर आता है, 1.5 महीने पर आता है, उसके लिए हम अगर 12th डे पर फॉलिकल नहीं देखेंगे और बता देंगे कि नहीं फॉलिकल ग्रोथ नहीं है, तो लेकिन उसको 18th डे को फिर से बुलाना होगा। तब तक बुलाना होगा जो हम 24 आवर्स पर बुलाते हैं, उसके बजाय उसको 2-3 दिन पर सोनोग्राफी के लिए बुलाएंगे, और तभी पता चलेगा कि फिर उसको फॉलिकल बनते हैं कि नहीं बनते। और ऐसा भी हम जज कर पाएंगे कि उसको हायर डोज की जो क्लोमिफिन लेट्रोजल जो भी हम दे, उसको हायर डोज की जरूरत पड़ेगी, या तो इंजेक्शन ऐड करना पड़े, वो भी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको पेशेंट को समझाना है, और उसी वजह से वो पेशेंट प्रिपेयर हो जाए। उनको भी फाइनेंशियली तैयारी करनी जरूरी होती है। ये पेशेंट मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो काउंसलिंग इज मस्ट। वो बहुत परेशान है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी तो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, काउंसिल करना आपको बहुत जरूरी है। फिर जो उसको सिर्फ स्पोर्टिंग हो रहा है, 3 से 5 दिन जो मेंसिस का है उसमें उसको सिर्फ स्पोर्टिंग हो रहा है, या तो उसको स्केंटी मेंसिस है, कम आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपको पीआरएल उनका करवाना पड़ेगा। पीआरएल मतलब प्रोलेक्टिन आपको करवाना पड़ेगा उसका। बाकी हम सबको एफएसएच, एलएच, पीआरएल सभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते एज ए रूटीन, क्योंकि हमारे सब पेशेंट इतने एफोर्डिंग नहीं होते। लेकिन जो बहुत जगह पर जाकर आए हैं या तो बहुत साल हो गया है, तो फिर हम एएमएच करवाते हैं। नॉट ओनली एफएसएच बट एएमएच जो है वो करवाते हैं, और उससे पता चलता है कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है। और वो जो करवाते हैं वो सेकंड डे को, वो मैं बताती हूँ आपको। अगर उसको विटामिन सी डेफिशिएंसी है, जिसको सिर्फ स्पोर्टिंग आगे पीछे होता है, जो हमने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में लिया था, तो विटामिन सी के लिए बारे में भी काउंसिल करना है, उसकी दवाई भी देनी है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैंने बताया, साथ में टीएसएच, एचआईवी एंड एफबीएस करवाना ना भूले। थायराइड है कि नहीं, हाइपर या हाइपो, फिर शुगर है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, एंड एचआईवी तो खुद के लिए भी जरूरी है और उनकी लिए भी जरूरी है। सबका मैंने जो बताया वो हम हार्मोन ऐसे नहीं करवाते।
सेकंड थर्ड डे को फिर हम बुलाते हैं। ये पहले जब आए पेशेंट, अभी ये काउंसलिंग हो गया, तभी उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात हो गई, अभी उसको सेकंड थर्ड डे को बुलाते हैं और तब तक सीमेन एग्जामिनेशन भी हो गया होगा। और जो हमने एसएसजी के बारे में बात की, वो भी अगर इस महीने में, वो कब आया है उस पर मुताबिक, अगर ल्यूटियल फेज में आया है तो इस महीने होगा, लेकिन अगर प्रोलिफरेटिव फेज में जो 7th डे से पहले पेशेंट आया है 6-7 डे को, तो तभी भी हो सकता है। अगर पेशेंट को और कोई तकलीफ है तो हम सोनोग्राफी तब भी करेंगे जो पहली बार आया है तब, वरना अगर कुछ नहीं है तो हम उसको सेकंड थर्ड डे को सोनोग्राफी करते। सोनोग्राफी में क्या क्या देखना है, एक तो यूट्रस की साइज जो है वो सही है कि नहीं, यूट्रस एंटीवर्टेड है या तो रिट्रोवर्टेड है, वो देखना बहुत जरूरी है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस जो भी है उसकी वजह से भी, वो भी एक बड़ा रीजन है प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए। इसीलिए रिट्रोवर्टेड यूट्रस में क्या होता है कि सर्विक्स ऊपर आ गया और यूट्रस नीचे चला गया इस तरह से, तो वजाइना में जब भी सीमेन डिपोजिशन हुआ तो सीमेन का जो स्पर्म है अंदर गया ही नहीं, क्योंकि सर्विक्स है वो ऊपर आ गया, जो पुल में जिसमें पड़ा है सीमेन उसका इससे ऊपर आ गया। सिर्फ ये इस तरह से होने से, एंटीवर्टेड होने से, पुल सीमेन का पुल जो है, जो डिपोजिशन है उसमें से स्पर्म चले गए अंदर, और ऐसा भी हमने देखा है। एज मायने रखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज की बात मैंने कर ली, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड की वो भी हमने बात की कि एसबी जो ये है तो क्या करेंगे। टीबी, एसटीडी, डायबिटीज मेलाइटिस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेशन बहुत जरूरी है। एबॉर्शन की जो बात हुई तो उसको पेल्विक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक बार डीएनसी करवाने से या तो एमटी पिल लेने से भी, पहली बार कई लोगों ने अभी एबॉर्शन करवाया होता है, तो हम उनको ना ही बोलते कि फर्स्ट प्रेगनेंसी कभी भी एबॉर्ट नहीं करवानी है, लेकिन फिर भी जो जिसके मगज में आता है वो आता है, वरना उनकी जिंदगी है, उनको डिसीजन लेना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि फिर ट्यूब ब्लॉक हो जाए, पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो और फिर प्रेगनेंसी होने में तकलीफ रहे। इसीलिए एबॉर्शन की हिस्ट्री, एमटी पिल की हिस्ट्री और पेल्विक इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री बहुत जरूरी है। तभी जब हमने सोनोग्राफी की तो यूट्रस की बात हमने ये इस तरह से की, एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड। अभी बहुत लोगों को यूट्रस की एब्नॉर्मलिटी भी होती है कि बाइकॉर्न्यूट यूट्रस हो, आर्क्यूएट यूट्रस हो, तो वो भी देखना है। साथ में हमको दोनों ट्यूब्स तो कभी सोनोग्राफी में दिखती नहीं, आइदर इन्फ्लेम है, दोनों ओवरी देखनी है, उसमें पीसीओडी है कि नहीं। वो पीसीओडी एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, वो अलग जब हम करेंगे तभी देखेंगे पीसीओडी ओवरी में है कि नहीं। और उसके साथ में उसकी जो रिलेशनशिप है ट्यूब एंड ओवरी की, वो भी देखना जरूरी है कि ओवरी कितनी दूर है यूट्रस से। कभी कभी एक ओवरी ठीक से और कभी एक ओवरी बहुत नीचे एक साइड पर है, तो उसको ट्यूबो एंड ओवरी जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाती है। ओवरी इधर पड़ी है और ट्यूब इधर तक ही पहुंचती है, तो फिर कैसे जाएगा अंदर ओवम में। सर्जिकल कोई हिस्ट्री है कि नहीं, पेल्विक सर्जरी पहले कभी उसको कोई गांठ हुई हो, कोई या कभी ये स्टमक की सर्जरी की हो। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मैंने बात कर ली, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की बात भी हमने ये सब बता दिया। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कभी हुआ था तो उसको पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। प्यूरपुरल सेप्सिस की बात या तो पीपीएच की बात, सेप्सिस है तो अंदर एडिशंस हो सकते हैं, सर्वाइकल एडिशंस भी हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर भी हो सकते हैं। और अगर पीपीएच हुआ हो तो उसको आशरमैन सिंड्रोम हो सकता है। उसमें यूट्राइन साइनेकिया होता है, यूट्रस के अंदर साइनेकिया एंडोमेट्रियम में हो जाता है, तो फिर कितना भी ओव्यूलेशन हो, कितना भी फर्टिलाइज हो, लेकिन वो रहेगा नहीं, होगा उधर इम्प्लांट नहीं होगा, होगा इम्प्लांट तो भी उसको एबॉर्शन हो जाएगा। यूट्राइन साइनेकिया की वजह से उसको स्केंटीमेंसिस भी रहेगा, ये जानना इसीलिए जरूरी है। आईयूसीडी अगर रखी है तो वो पीआईडी का एक रीजन बनता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात पूछना भी जरूरत है कि आपको इंटरकोर्स ठीक से हो रहा है ना दोनों के बीच में। वो जब सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तभी हम पूछ लेंगे। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि 2 साल तक जिसको ठीक से इंटरकोर्स ही ना हुआ हो, या तो फीमेल जो है वो बहुत फंसी हो
या तो मेल को लिबिडो की या तो इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, दोनों भी हो सकता है। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आए हैं, तो ये पूछना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन के लिए ओबेसिटी एंड मार्क रिडक्शन इन वेट, कभी आज की लड़कियां को ये भी हो सकता है, इसीलिए ये सब सजेस्ट करता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन की बात हुई, हाइपरटेंशन, उसको हार्ट डिजीज है कि नहीं, पेशेंट को पता होगा ही अगर है तो, क्योंकि ये 20-22 साल तक हार्ट डिजीज कुछ है तो पता चल ही जाता है। रीनल लीजन, एंडोक्राइनोपैथीज जो है वो हमको देखना है। गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जब भी हम पेशेंट को पहली बार देखते हैं तभी पीएसपीवी एग्जामिनेशन भी करना है। पीएस एग्जामिनेशन में सर्वाइकल डिस्चार्ज देखना है, हाइमेनल ओपनिंग ठीक से है कि नहीं, जिसको कंज्यूम नहीं हुआ मैरिज उसके बारे में हाइमेनल ओपनिंग देखना है। एडनेक्सल मास वो तो हमने सोनोग्राफी में देख लिया। वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं, सर्वाइकल टेयर है कि नहीं, सेकेंडरी स्टर्लिटी या तो पहले कभी कुछ एबोर्शन हुआ है तो उसमें देखना है। इलोंगेशन या तो फिश माउथ सर्विक्स जो है वो देखना जरूरी है। ये यूट्रस की बात, और जो मैंने आपको बताया कि ये काउंसलिंग के दौरान हम ये बताएंगे। और ओवेरियन फैक्टर, अभी अभी कोजिस में जाते हैं। इटियोलॉजी जो है ओवेरियन फैक्टर में एनओव्यूलेशन या तो ओलिगो ओव्यूलेशन, ये सभी जो डिजीज है, टर्नर सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओवेरियन ट्यूमर, रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, जनरल इल हेल्थ, पुअर डाइट, बीएमआई लेस देन और दिस वन, इजीली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, व्हाइट ब्रेड वगैरह बहुत अगर है तो पीसीओएस, स्ट्रेस एंड हाई इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल, ये सब हम पहले ही देख लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से एन ओव्यूलेशन या तो ओलिगो ओव्यूलेशन होता है। अभी ओव्यूलेशन की जो बात है, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन की जो बात है, तो हम किस तरह से पेशेंट को बुलाते हैं वो मुझे आपको बताना है कि तीसरे दिन से हम टेबलेट शुरू करते हैं, या तो क्लोमिफिन या तो लेट्रोजोल। जिसको पीसीओडी है उसमें हम प्रीफर करते हैं लेट्रोजोल, एंड जिसको पीसीओडी नहीं है उसको क्लोमिफिन। ये इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, इसीलिए सब पहले मिनिमम डोज से आगे बढ़ते हैं, वो मैं आगे भी बताऊंगी। लेकिन ये चालू करने के बाद में जो सीरियल सोनोग्राफी जो है वो 11th या 12th डे से करनी है, और तभी उसके सिर्फ साइज नहीं देखनी, फोलिकल की साइज तो देखनी ही है कि राइट में है, लेफ्ट में है या तो दोनों में है, उसके साथ में एंडोमेट्रियम क्या है वो भी तो देखना है। मैं अगर आपके साथ में डिस्कस करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को फोलिकल ना हो। हम 12th डे से 12, 13, 14, 18 तक देखें रेगुलर 24 आवर इंटरवल, और अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरह से। लेकिन एक साइकिल, कभी कोई पेशेंट को ऐसा होता है कि उसको फोलिकल बड़ा हुआ ही नहीं, एक ऐसे पेशेंट है। फिर दूसरे पेशेंट है कि जिसको 14, 16 तक फोलिकल हुआ और फिर आगे नहीं बढ़ा और ओव्यूलेशन हो गया, तो ये है प्री मैच्योर एलएच सर्ज की वजह से उसको ओव्यूलेशन हो गया, उसका साइकिल भी तो शॉर्ट रहेगा। फिर ऐसे पेशेंट है कि जिसको फोलिकल हुआ 2022 तक, हमने इंजेक्शन दिया और वो निकल गया, तो ये नॉर्मल बात हुई। किसी को ऐसा हुआ कि इंजेक्शन दिया उसके बाद में ओव्यूलेशन तो भी नहीं हुआ, एलएच का इंजेक्शन दिया फिर भी उसको ओव्यूलेशन नहीं हुआ और सिस्ट बन गया, तो ये जो सिस्ट बन गया उसको भी हमें रिड्यूस करना है और पेशेंट को फॉलोअप को 3rd डे को बुलाना है। फिर ऐसा भी होता है कि दोनों में हो, दोनों साइड पर हो, एक ओवरी में से, दोनों ओवरी में से हो सकता है फॉलिकल, एक ओवरी में से निकल गया और दूसरी ओवरी में से नहीं निकला और फिर सिस्ट हो गया उनका, और फिर वो पेशेंट को भी अगर प्रेगनेंसी ना ठहरे और फिर फॉलोअप में अगर ना हो तो 3rd डे को पेशेंट को बुलाना है वापिस, और वो देखना है कि जो सिस्ट है वो चला गया कि नहीं। अगर वो सिस्ट ऐसे ही है तो फिर उस साइकिल में हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे स्टर्लिटी की, और ये साइकिल हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर 3rd डे को वो दोनों ओवरी सही हो गई है, कोई सिस्ट नहीं है, तो फिर हमें आगे स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ना है वो आगे चलते जाएंगे। ओव्यूलेशन इंडक्शन की बात, साइकोथेरेपी एंड वेट रिडक्शन, अगर जो
पीसीओडी वाला पेशेंट है या तो ओबेस पेशेंट है, तो ड्रग्स जो हम देते हैं वो मैंने आपको बताया कि क्लोमिफिन, लेट्रोजोल। अगर क्लोमिफिन 50 मिलीग्राम से ये नहीं हुआ तो फिर दूसरे महीने हम आगे चलेंगे, या तो जिसको 14 से आगे नहीं बढ़ा, या तो जो 13-14 डे को उसका ओव्यूलेशन हो जाना चाहिए, उसके बगैर उसको 16 तक चला गया तभी ओव्यूलेशन हुआ, उसके लिए भी हमको क्लोमिफिन का डोज बढ़ाना है। ये तो हम सेकंड साइकिल में जो है तो 50 मिलीग्राम के बगैर हम 100 मिलीग्राम करेंगे, या तो लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम है तो उससे हम आगे चलेंगे 5 मिलीग्राम करेंगे, या फिर तीसरे महीने अगर इसमें भी नहीं हुआ, सब सही है, तो फिर तीसरे महीने में हम इंक्रीजिंग डोज में भी दे सकते। क्लोमिफिन सेट्रेट का इंक्रीजिंग डोज जो है वो है पहले दिन 1 टेबलेट, पहले दिन मतलब थर्ड डे को एक टेबलेट, फोर्थ डे को दो टेबलेट, फिर फिफ्थ डे को एक साथ 3 टेबलेट सुबह में एक ही साथ, उसके बाद एक साथ 4 टेबलेट, और लास्ट डे को एक साथ 5 टेबलेट लेना है। वो इंक्रीजिंग डोज है कि जिसको हमें HMG या तो FSH नहीं देना पड़े, जो पेशेंट एफोर्ड नहीं कर सकता है, इसके लिए ये रेजाइम है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेम थिंग यू कैन ट्राई इन लेट्रोजोल ऑल्सो। थर्ड डे को 1, फोर्थ डे को 2, फिफ्थ डे को 3, सिक्स डे को 4 एंड सेवंथ डे को एक साथ 5 टेबलेट लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम की देना है। और फिर 11th डे से पेशेंट को सीरियल सोनोग्राफी करनी है और पता चलता है कि जिसको फॉलिकल नहीं होता था, ठीक से ग्रो नहीं होता था साइज तक, वो भी सब हो सकता है और प्रेगनेंसी भी रहती है, हम सक्सेस भी हमें मिलता है। लेकिन अगर ये सब होने के बाद भी या अभी ऐसा जरूरत लगे तो उसको 7th डे के बाद में पेशेंट को 8th डे को हम बुलाएंगे, 8th डे को सोनोग्राफी करेंगे फॉलिकल हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम, अगर पीसीओडी वाले पेशेंट है तो उसको FSH ऐड करेंगे, इंजेक्शन FSH। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 12-13 डे को जब पेशेंट को देखे, सिर्फ हमने दिया है क्लोमिफिन या तो लेट्रोजोल जो रेगुलर डोज है वो, और उसमें उसका फॉलिकल 18 तक पहुंचा है और फिर दूसरे दिन भी उतना ही रहा, तो फिर तब हम सिर्फ इंजेक्शन FSH 75 मिलीग्राम यूनिट भी देंगे, माइक्रोग्राम 75 माइक्रोग्राम भी देंगे, तो भी दूसरे दिन उसकी जो साइज हमको चाहिए 20-22 की वो हो जाएगी। और अगर पहले हम आगे चलते हैं कि जो इंक्रीजिंग डोज में हमने दिया, उसके बाद में 8th डे को हम इंजेक्शन FSH 150 यूनिट उनको देंगे, फिर 9th डे को नहीं देंगे, 10th डे को फिर से हम इंजेक्शन FSH 150 यूनिट देंगे, एंड 11th डे को फिर से हम सोनोग्राफी करेंगे कि अभी तीसरा डोज देने की जरूरत है कि नहीं। सोनोग्राफी करने के बाद में अगर छोटा है, बढ़ता है कि नहीं, तो फिर इसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। पीसीओडी वाले पेशेंट को हमें FSH देना है क्योंकि एक से ज्यादा फॉलिकल नहीं होना चाहिए या तो ओवर स्टिमुलेशन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सिंपल या तो बिना पीसीओडी के वाला जो पेशेंट है उसको हम HMG दे सकते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन HMG में FSH एंड LH दोनों है, और FSH जो सिर्फ है उसमें एक ही है, LH उसमें साथ में नहीं है। जब भी हमारी रिक्वायर्ड साइज हो जाती है 20-22 की, साथ में हमको एंडोमेट्रियम भी देखना बहुत जरूरी है, साथ में एंडोमेट्रियम भी देखना बहुत जरूरी है कि कितना है, 7-8 है, अगर है तो वो कम है, लेकिन 8 से 10 हो जाना चाहिए जब भी ओव्यूलेशन हो तभी। इसीलिए उसका ठीक से उसको क्या बोले, उसका ब्लड फ्लो ठीक से रहे, उसी के लिए हम इकोस्प्रिन टेबलेट, इकोस्प्रिन जिसको 5-6 ही एंडोमेट्रियम है उसके लिए शुरू करते हैं, और वो TDS के रूप में देते हैं। इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम 1 TDS 3 दिन के लिए देते हैं, 10 टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फिर जो उसका एंडोमेट्रियम है वो सही हो जाता है। या तो उसके साथ में हम आर्जिनिन सेचेट भी देते हैं, L-आर्जिनिन सेचेट देने से भी वो एंडोमेट्रियम बढ़ता है, वो तो है, लेकिन इम्प्लांटेशन जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम साथ में L-आर्जिनिन दे सेचेट, तो इम्प्लांटेशन उसका सक्सेस रेट बढ़ता है।
2022 का फॉलिकल जब हो गया तो हमने इंजेक्शन एलएच या देना है। 5000 यूनिट हम यूजुअली देते हैं, लेकिन जिसको 5000 यूनिट से नहीं निकलता है या तो जिसको दोनों ओवरी में उसको फॉलिकल हुआ है तो वी विल प्रीफर इंजेक्शन एलएच 10,000 यूनिट, वरना उसको ओवेरियन सिस्ट हो जाएगा या तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। इसीलिए ये डोज कैलकुलेट करना जरूरी है, और वो फॉलिकल की साइज के मुताबिक कितने फॉलिकल है, एक से ज्यादा फॉलिकल है तो भी, दोनों ओवरी में है तो भी हम इंजेक्शन एलएच 10,000 यूनिट देंगे उसको। और फिर इंजेक्शन एलएच देने के बाद में उसको 36 आवर के बाद में बुलाना है। वो 36 आवर के बाद 36 to 48 आवर्स में ओव्यूलेशन होता है इंजेक्शन देने के बाद में, तभी सोनोग्राफी करेंगे और ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं वो देखेंगे। पेशेंट 36 आवर के बाद में, जिस तरह से हमने अगर सुबह में इंजेक्शन दिया है तो फिर दूसरे दिन शाम को सोनोग्राफी के लिए बुलाना है, और अगर संडे है या तो कुछ ऐसा है तो फिर उसको दूसरे दिन, या तो पेशेंट को कोई इन्वॉल्वमेंट है, कहीं जाने का है, कोई शादी वगैरह कुछ है तो दूसरे दिन मीन्स 48 आवर्स के बाद में सुबह हम पेशेंट को बुलाएंगे। अगर ऐसा है तो पेशेंट को हमें काउंसिल करना है कि 36 आवर के बाद में आपको इंटरकोर्स करना है। पेशेंट को ये भी बता सकते हो आप कि अगर पेडू में, लोअर एब्डोमेन में आपको पेन फील हो तो वो जो पेन है वो ओव्यूलेशन की वजह से जो उसमें फ्लूइड होता है फॉलिकल के अंदर, वो फ्लूइड बाहर आने से पेन रहता है पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में। ये अगर है तो फिर तभी 36 आवर में या तो रात को करना है इंटरकोर्स। अगर नहीं हो तो फिर सुबह जब भी उठो, उठने से पहले आपको इंटरकोर्स करना है और आनंद से करना है। दोनों के बीच में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, तभी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आनंद से रहे। और साथ में आधे घंटे वो जो मदर है, वो जो वाइफ है, वो लेटी रहे इंटरकोर्स के बाद में, वो भी ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसी कंप्लेंट होती है कि इंटरकोर्स के बाद में सब कुछ निकल जाता है, तो उसी के लिए उनको काउंसिल करना है कि आधा घंटा सोते रहो, उसके बाद में जो भी निकल जाए उसका कोई, वो वेस्टेज है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर पीसीओडी वाले पेशेंट है तो हम साथ में मेटफॉर्मिन भी शुरू करते हैं। वो मैंने बोला ना कि उसका एक अलग ही लेक्चर की, पीसीओडी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अलग लेक्चर की जरूरत है, वो तभी आगे देखेंगे। ब्रोमोक्रिप्टिन, जिसका प्रोलेक्टिन हाई आया है उसके लिए, या तो अभी ब्रोमोक्रिप्टिन के बगैर अलग दवा, सब मेडिसिन हो गई है। थायरोक्सिन की अगर जरूरत पड़े तो वो है, एंटी डायबिटिक ड्रग अगर डायबिटीज है तो वो देना पड़ता है। क्लोमिफेन सिट्रेट की बात मैंने अभी आपके साथ की, किस तरह से हम लेंगे, किस तरह से उसका डोज बढ़ाते जाएंगे। 150 मिलीग्राम तक हम बढ़ाते हैं, या तो फिर इंक्रीजिंग डोज में इस तरह से देते हैं। जो इंडिकेशन है आप समझते हैं, मैं अभी उसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ। फिर डोज की बात भी हो गई हमारी, वो किस तरह से एक्शन करता है वो भी आपको पता है। थियरी की बात में ऐसे ही पास होने देती हूँ। लेट्रोजोल की बात हुई, वो एरोमेटास इनिबिट करता है ग्रेनुलोसा सेल में। गुनाडोट्रोफिन की बात भी हो गई हमारी कि हम किस तरह से देंगे, कब देंगे। ये डोज शेड्यूल की बात भी हुई कि 7 to 10 डे में हम देंगे उसको। जो डे 2 to 5 से शुरू करने वाली बात है, वो स्टेप अप प्रोटोकॉल या तो स्टेप डाउन प्रोटोकॉल जो बाद में आएगा तभी होगा। ये 5000 और 10,000 यूनिट किस तरह से देंगे वो भी हमारी बात हो गई। अभी ओव्यूलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे सोनोग्राफी से हम देखेंगे, लेकिन सोनोग्राफी से पहले क्या होता था, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पर से देखते थे। फीचर्स ऑफ ओव्यूलेशन जो होते थे, मिटल्स मर्ज सिंड्रोम, अगर पेशेंट को तभी पेन होता है उस पर से पता चलता है। लेकिन अभी ये सब जरूरी नहीं है, और स्पेशली जिसको आप स्टेरिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हो तभी ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। बेजल बॉडी टेम्परेचर या तो सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, इस पर सबसे सजेस्ट होता है कि ओव्यूलेशन हुआ। लेकिन अभी हमको जब ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, एसिलरेशन कर रहे हैं, तो फिर तभी सोनोग्राफी की ही जरूरत पड़ती है।
प्रोजेस्टेरोन का ये जो लेवल है हार्मोन एस्टिमेशन, यूजुअली हम डे 8 या तो डे 21 को होता है, लेकिन हम यूजुअली करवाते नहीं, हमारे पेशेंट इतने एफोर्डिंग नहीं होते हैं, इसीलिए ये सब हम जो है वो करवाते नहीं। ये हमारी थियरी में है, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। सेम थिंग अबाउट एस्ट्रोडियोल ऑल्सो। बायोप्सी से हम जान सकते हैं, लेकिन बायोप्सी अगर करे तो फिर उसका क्या मतलब है अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो। लेकिन एंडोमेट्रियल बायोप्सी का स्टेरिलिटी में क्या रोल है वो मुझे आपको बताना है, जिसको स्केंटीमेंसिस हो और सोनोग्राफी में या तो एसएसजी में हमको लगे कि ट्यूब कोयल है तो फिर उसको ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। मैंने पहले भी बताया था स्केंटीमेंसिस के बारे में कि एंडोमेट्रियम में अगर बीडेड एपियरेंस है, दिखता है, या तो एचएसजी में बीडेड ट्यूब दिखती है तो उसको ट्यूबरक्यूलोसिस होने की संभावना है। ये कंफर्म करने के लिए हमको बायोप्सी करनी है ऑन द फर्स्ट डे और प्री मेंस्ट्रुअल, और तभी बायोप्सी से कंफर्म करना है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। बाकी ओव्यूलेशन देखने के लिए ये सब बात अभी नहीं रही। लेप्रोस्कोपी की बात भी तो नहीं हुई, वो हम आगे जब भी ट्यूब की बात होगी सब तभी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। ओव्यूलेशन एक बार जब भी हमने 36-48 आवर्स में देख लिया कि ओव्यूलेशन हो गया है, तो हर पेशेंट को हम माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन देते ही हैं। ल्यूटियल फेस डिफेक्ट के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल करवाओ, और ये हम यूजुअली नहीं करते क्योंकि हमारे पेशेंट इतने अफोर्डिंग नहीं होते। इसीलिए 14th डे से या तो आफ्टर ओव्यूलेशन जब हम पेशेंट को इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं तभी से हम माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन जो है पहले आप हम देते हैं 200 माइक्रोग्राम से शुरू करते हैं, और वो ओडी डोज में देते हैं और ओरली देते हैं, क्योंकि वजनल टेबलेट ये प्राइमरी स्टेरिलिटी वाले जो पेशेंट है उसको वजन में रखने की ठीक से सहूलियत हो कि नहीं, कन्वीनियंट हो कि नहीं वो पता नहीं होता है, या निकल जाए या तो आधा डोज मिले, इसीलिए हम ओरली ही उनको बताते हैं कि 14th डे से या तो जब से ओव्यूलेशन हुआ है तब से हर रोज एक टेबलेट ये लेना है। ये है 14th डे के लिए देना है। जब भी आप माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन दो, ल्यूटियल फेज का डेज जो है वो 14th डे है, तो 14 डेज के लिए आपको ये माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन देना है। अगर जब पेशेंट वापिस आए, और तभी हमको पूछना है फॉलोअप में जब पेशेंट आए तभी कि आपको टेबलेट जो ये हमने दी थी 14 डेज के लिए टेबलेट, वो खत्म होने के बाद में कब मेंसिस आया। अगर वो मेंसिस उसको टेबलेट बाकी बची हो, वो भूला नहीं है लेकिन बाकी बची हो और आ गया, तो उसका मतलब है कि आपको हायर डोज की जरूरत है। तो हम दूसरे साइकिल में 200 से 300 करते हैं या तो 400 पर जाते हैं। इसलिए ये जो माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन है वो हम बढ़ाते हैं, लेकिन वो सिंगल डोज में देते हैं, सुबह शाम इस तरह से नहीं देते। अगर सुबह में उसका ओव्यूलेशन हुआ है और इंटरकोर्स का हमने बोला है तो आफ्टर ब्रेकफास्ट देते हैं, और अगर शाम को हुआ है तो आफ्टर लंच ये देने का पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं। लेकिन सबको ये देना जरूरी है। बीबीटी चार्ट और एंडोमेट्रियल बायोप्सी ये सब जो पहले की टाइम के थे, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो था वो तब थे। हमारे यूज में अभी प्रैक्टिकल नॉलेज की जो बात मैं कर रही हूँ, तभी हम सभी पेशेंट को माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन 200 से लेकर आगे तक उसका डोज बढ़ाते जाते हैं। लेकिन एक बात ये आप समझ लो कि वो ऐसा सस्टेन रिलीज होना ज़्यादा जरूरी है, तो उससे उसका मेंटेनेंस भी ठीक से रहेगा। अनरप्चर फॉलिकल जब होता है तो जो सिस्ट मैंने बताया ना कि सोनोग्राफी में पता चलता है कि वो फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला। लेप्रोस्कोपी अगर करने की जरूरत पड़े तो उसमें भी पता चलता है। अगर ऐसा है तो वो पेशेंट को 3rd डे को बुलाना है वापिस, और तभी पता चले कि सिस्ट है कि नहीं, तभी सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। अगर वो सिस्ट चला गया है तो ही हम कर सकते हैं। वो मेरी बात आपके साथ हो गई। ये ल्यूटियल फेस डिफेक्ट की बात आई, वो हमने बता दिया।
अनरप्चर। अभी गोनाडोट्रोपिन की बात है कि लो डोज प्रोटोकॉल भी हो सकते हैं एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन प्रोटोकॉल भी हो सकता है, लेकिन बेसलाइन यूएसजी ऑन सेकंड डे, इवेल्युएट सीरम ई टू एलएच, ये सब में ये सभी हार्मोन का लेवल देखना जरूरी है। तभी जिसको हम इस तरह से सिर्फ गोनाडोट्रोपिन पे रखेंगे, ये हायर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसमें सभी लेवल हम करवाएंगे जो मैंने पहले ना बोला था। स्टार्टिंग डोज ऑफ एफएसएच नीड्स टू बी इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जो हमने बात आगे कर ली। इवेल्युएट विद द यूएसजी एंड ई2 लेवल ऑन डे 6, ये पेशेंट को डे 6 को E2 लेवल करवाना है, और इफ E2 is less than 200 pg and no follicle seen on USG, then increase the dose by half to 1 ampule per day by another 7 to 9 days till the follicle matures. If E2 is adequate, then continue with the same dose of gonadotropin. Artificial LH surge जो है is mimicked by giving 5000 or 10,000 HCG LH जो हम बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन E2 लेवल्स और विथ GnRH एगोनिस्ट। ये स्टेप अप प्रोटोकॉल की बात है। सेम थिंग बेसलाइन जो है 6 डे को हमने करवाया, उसके बाद में अगर लेस देन 100 है तो हमने डोज बढ़ाया उसका। रिपीट यूएसजी एवरी 48 आवर्स टू लुक फॉर द ग्रोथ एंड इंक्रीज द डोज एवरी 4th डे टिल द थ्रेशोल्ड लेवल्स comes and E2 start rising. If there is evidence of growth, it is better. Triggering of ovulation by the HCG or GnRH agonist. Ideal E2 level at the time of HCG should be approximately 1000 pg per ml. स्टेप डाउन प्रोटोकॉल जो है उसमें हम पहले से ही लोडिंग डोज से शुरू करते हैं। जो एफएसएच या तो एचएमजी है वो 300 से शुरू करते हैं और फिर उसको डाउन रेगुलेशन करते हैं, डोज जो है वो कम करते जा रहे हैं। बेसलाइन यूएसजी, इवेल्युएट सीरम E2LH, स्टार्टिंग डोज ऑफ एफएसएच वो मैंने जो बताया वो 300 से शुरू करते हैं। यूएसजी मॉनिटरिंग डे 6 को फिर से एस्ट्रोजन लेवल करना है और उसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे। अगर वो लेवल बढ़ता गया E2 का और फॉलिकल भी बढ़ता गया तो फिर हम 300 से 150 पर जाएंगे और डोज कम करते जाएंगे। GnRH रिलीजिंग हार्मोन की जो बात है वो उसके बाद का स्टेप है, और हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया जिसको है उसके लिए भी ये जरूरी है। वो आईवी भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी देख सकते हैं इन्फ्यूजन पंप से। 5 माइक्रोग्राम आईवी एवरी 90 मिनट्स पर ये देना है। और फोलिकुलर ग्रोथ इज सिमिलर टू ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एनालॉग जो है वो रिफ्रैक्टरी गोनाड्रोपिन से जो पेशेंट है उनको हम देते हैं। इलेवेटेड एलएच जो है उसमें ये जरूरी है। एंड प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन जिसको होता है ड्यू टू प्रीमेच्योर एलएच सर्ज, उसमें जीएनआरएच एनालॉग की जरूरत पड़ती है। For down regulation of pituitary gland by desensitization of the pituitary GnRH receptor, and HCG is administered as in HMG therapy. Antagonist, it blocks pituitary GnRH receptors and luteal phase support by HCG and progesterone is required. ट्यूबल फैक्टर की बात करें, क्रोनिक साल्पिंजाइटिस से, ट्यूबल लाइगेशन से पहले अगर किया है, कभी भी ऐसा पेशेंट भी आते हैं कि जिसको रीओपन करवाना है, रीकेनालाइज करवाना है, लेप्रोस्कोपिक टीएल किया है और उसके बाद में अनअवॉइडेबल जो सर्कमस्टांसिस में वो रहे हैं तो उसको फिर से ओपन करवाना है। पीआईडी, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन कहीं पर भी है तो वो उसको ट्रीट करना जरूरी है। ये एक रीजन है स्टेरिलिटी के लिए। ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, जो उसको हमने बात की 7 to 10th डे के बीच में। पहले हम HSG से कर रहे थे और अभी SSD सोनोसाल्पिनोग्राफी से हम कर रहे हैं। उसमें डाई इंजेक्ट करनी होती है HSG में, एंड SSG में हम सिंपल नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करके करते हैं। ये एक पूरा लेक्चर ही होगा, जब भी हमारी सीरीज आगे चलेगी
तो HSG और SSG के लिए, लेकिन 7 to 10th डे में करना है वो इसीलिए कि अगर 10th डे के बाद में करोगे तो कभी किसी का साइकिल जल्दी हो जाता है, जिसको 22-25 दिन पर हो जाता है, तो उसको फोलिकल बन जाए और हम डिस्टर्ब कर ले, ऐसा ना होना चाहिए। और 7th डे से पहले कभी कभी किसी को ब्लीडिंग होता है, तो अगर ब्लीडिंग है तो हम अगर सब यूट्रस में एंडोमेट्रियम में डालेंगे तो साथ में ब्लड भी बाहर जाएगा और खामखा हम पेरिटोनाइटिस करेंगे। इसीलिए 7th और 10th डे के बीच में ही हम पेशेंट को SSG या तो HSG करते हैं। ये जो HSG या तो SSG है, उसमें पेशेंट को हम ऐसे गाइड करते हैं कि आपका ब्लीडिंग जब भी खत्म हो उसके बाद में एक दिन ऐसे ही जाने दो, और जब भी बिल्कुल स्पॉटिंग भी ना हो और फिर उसके दूसरे दिन आओ, तभी हम HSG या तो SSG करेंगे। वो हम लाइव दिखाएंगे आपको जब नेक्स्ट सेशन जब लेंगे तभी। लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट एफोर्डिंग होना चाहिए, या तो फिर पेशेंट के और भी कुछ रिलेशन है जिसमें कोई और भी तकलीफ है या तो इनफर्टिलिटी का रीजन कुछ है, तो हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। बाकी हर एक पेशेंट को हम लेप्रोस्कोपी एडवाइज नहीं करते, लेकिन जिसको IVF पे जाना है तो उसको सबको लेप्रोस्कोपी करना जरूरी है। नॉट ओनली लेप्रोस्कोपी बट साथ में हिस्टोस्कोपी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दैट। लेप्रोस्कोपी सिक्रेटरी फेज में करते हैं, ये एक डिफरेंस है, वो आपको जानना जरूरी है। और उसमें जो अगर ट्यूब के लिए देखते हैं तो मिथिलिन ब्लू इंजेक्ट करते हैं हम ट्यूबल पे। मैंने पहले बात की थी कि जब भी डिलीवरी के बाद में PPH हुआ है कि नहीं, या तो इन्फेक्शन जो कोई यूट्रस में हुआ है तो उसमें अंदर यूट्राइन साइनेकिया होता है, और यूट्राइन साइनेकिया की वजह से उसको स्केंटीमेंसिस भी हो सकता है और एंडोमेट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। और तभी वो जो साइनेकिया है या तो एंडोमेट्रियल पोलिप है या तो सबम्यूकस फाइब्रोइड है, उसको हमको ये हिस्टोस्कोपी की वजह की मार्फत उसको दूर करना है, और तभी ही उसको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। इंजेक्ट स्टार्च मीडियम वे जो लिखा है, लेकिन वो हम अभी इंजेक्ट नहीं करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सीमेंट की बात, जब भी पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तभी पेशेंट को काउंसिल करते हैं और उसको सीमेन एनालिसिस के लिए भी भेजते हैं। सीमेन, if a male infertility factor exists, it almost always be revealed by an abnormal semen analysis, though other male factor may be involved even when semen quality is normal. Initial evaluation of male factor infertility should include at least one properly performed semen analysis. Only one is not effective. एक से दो ज्यादा जरूरी है, वो भी जब एजोस्पर्मिया की बात है तभी दो तो मिनिमम जरूरी है। If abnormal, another semen analysis should be obtained after at least 4 weeks. जब भी पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तभी पेशेंट को काउंसिल करना जरूरी है और उनको बताना है कि 5 दिन के एब्स्टिनेंस के बाद में, 3 दिन चलता है लेकिन हो सके तब 5 दिन के एब्स्टिनेंस के बाद में आपको लेबोरेटरी में जाकर ये सीमेन सैंपल देना है, क्योंकि घर से लेकर जाने में बहुत बार फाउल प्ले भी हुआ है, ऐसा भी वाकया है। और 10-15 मिनट में उधर पहुंच जाना चाहिए, वो भी है, वरना लाइसिस हो जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके पेशेंट को बताना है कि लेबोरेटरी में जाकर ही आपको सीमेन देना है। अगर घर से दे तो जो स्टराइल कंटेनर है वो लेबोरेटरी से लेकर उसी में देना है, स्टराइल कंटेनर में। कभी कभी हम पेशेंट के साथ उसकी वाइफ को भी भेजते हैं कि उनको ठीक कन्वीनियंट रहे वो सैंपल देने के लिए। कोइटस इंटरप्टस से ये पेशेंट जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसका रिपोर्ट आने में, जो रिपोर्ट आए उसमें 4-5 चीज है वो स्पेशली जरूरी है। सबसे पहले काउंट, यूजुअली काउंट 40 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, पर ml की बात कर रही हूँ। वैसे तो एक ही स्पर्म काफी है इक्सी में, या तो उसको पेशेंट को फर्टिलाइज करने के लिए, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी
लेस देन 20 मिलियन जो है उसको कम बोलते हैं हम। जो मोटिलिटी है वो 50% होनी चाहिए एटलीस्ट। फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है वो भी मोर देन 2 होना चाहिए। एंड नॉर्मल मोर्फोलॉजी मोर देन 50% की होनी चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा है एबनॉर्मल फॉर्म तो उसको एबॉर्शन होने का ज़्यादा इंसिडेंस हो सकता है। एबनॉर्मल फॉर्म के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एबॉर्शन हो सकता है उसको। जब भी जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होता है उसके लिए हम जब ट्रीटमेंट के बाद में, एबॉर्शन के बाद में जब स्टरिलिटी की या तो किसी भी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम एबनॉर्मल फॉर्म सीमेन में खास देखते हैं। अगर उसको पस्सेल है तो पस्सेल की वजह से उसकी मोटिलिटी कम हो सकती है। अगर उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्पर्म एग्लूटिनेशन प्लस है तो वो एग्लूटिनेशन की वजह से भी उसकी मोटिलिटी कम हो सकती है। अगर उसको पस सेल है तो टेबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे फॉर 14 डेज तक देनी जरूरी है। अगर उसको एग्लूटिनेशन पॉजिटिव है तो उसको टेबलेट जिनफेट 1 BD फॉर 3 मंथ और मोर, और उसके आगे भी जब तक पेशेंट कंसीव ना हो तब तक या तो हम जब भी IUI करे या उसमें सीमेन वोस का सैंपल आए जिसको तभी हमको पता चले कि नहीं उसकी जो मोटिलिटी है वो ठीक से हो गई, तभी वो हम बंद कर सकते हैं। मोटिलिटी में रिड्यूस होने में अगर ये कोई रीज़न नहीं है तो फिर उसके लिए हम टेबलेट क्लोमिफिन पेशेंट को देते हैं और वो क्लोमिफिन 25 मिलीग्राम का डोज है। 1 से 25 दिन तक हम देते हैं और फिर 5 दिन के लिए बंद कर देते हैं। फिर से 1 से 25 दिन तक देना है और 5 दिन बंद करना है। इसी तरह का उसकी रेजिम है। जब भी काउंट कम है तो उसके लिए और भी फैक्टर सब साथ में एबनॉर्मल है तो यूरोगाइनेक सर्जन की एडवाइस लेना जरूरी है। यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो मेल पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते और यूरोगाइनेक सर्जन जो है या तो यूरोलॉजिस्ट जो है उसके पास भेजते हैं। वो हमको टेस्टिस, वराइसिस, एपिडिडाइमिस वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं, एब्नॉर्मल भी नहीं है, वो देखकर हमको रिपोर्ट भेजते हैं। और अगर वराइसिस जो है तो उसके लिए अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी तो भी वो ही करते हैं। मेल पेशेंट जो है, मेल डॉक्टर जो है वो पेशेंट का एग्जामिन खुद कर सकते हैं और इतनी चीज उसको देखनी जरूरी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ जो फेल्ड इमिशन है जिसको लो काउंट आया है उसमें रीजन हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्ड एमिशन, और इसीलिए हम दूसरी बार उसको करवाते हैं, पेशेंट को काउंसिल करते हैं, उसकी वाइफ को भी काउंसिल करते हैं कि इसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी नहीं है। फिर शॉर्ट एब्सटेंस इंटरवल भी हो सकता है, कंजेनिटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ फास्ट डिफरेंस भी हो सकता है, इजेकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, हाइपोगोनाडिज्म एंड रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन की वजह से भी काउंट कम हो सकता है। ये हम सबको रूल आउट करना है। एब्सेंस ऑफ स्पर्म ऑन स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर है तो इसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं। 1% इन ऑल मेन इट विल हैपन, यानी इनफर्टाइल मेन में 10 to 15% में एजोस्पर्मिया आता है। To establish the diagnosis, semen should be centrifuged at high speed and the pellet must be examined at high magnification. Absence of sperm should be documented on at least 2 separate occasions. वो मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन ये जरूरी है इसलिए मैंने रिपीट भी किया है। एजोस्पर्मिया जो है जो वो ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से, आयट्रोजेनिक इंजरी की वजह से, कंजेनिटल एनोमली की वजह से एजोस्पर्मिया हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ एजोस्पर्मिक मेन हैव एन ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्रिंसिक टेस्टिकुलर डिजीज जो है प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से, एंडोक्राइनोपैथी की वजह से और सेकेंडरी टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन में एजोस्पर्मिया हो सकता है। स्पर्म मोटिलिटी की मैंने बात की ही आपको कि टोटल स्पर्म पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग एनी मोशन दैट इज काउंटेड और उसके ग्रेड है रैपिड, स्लो, इस तरह से।
डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी को हम एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं। इन जनरल पुअर स्पर्म मोटिलिटी सजेस्ट टेस्टिकुलर और एपिडिडाइमल डिसफंक्शन। ये आपको आपके जो यूरोगाइनिक फ्रेंड है वो डिसाइड कर देंगे। इट मे बी एसोसिएटेड विद एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज, जीनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वाजेक्टोमी रिवर्सल एंड वेरिकोसिल। 14% और हायर परसेंटेज से ज़्यादा नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए मोर्फोलॉजी में। वो मैंने आपको बताया कि 10% से अगर ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मल फॉर्म के लिए ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जिंक जिंक देने से ये मोर्फोलॉजी भी ठीक हो सकती है। टेस्टिकुलर बायोप्सी इज रिक्वायर्ड टू रूल आउट ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी। Include either open or percutaneous testicular biopsy to determine this one. Whether viable sperm are present in the seminiferous tubule is shown in the biopsy report. For example, even men with the testicular failure diagnosed by the elevated serum FSH levels may have adequate sperm on biopsy for use in the ICSI. So, एक ही स्पर्म चाहिए हमको ICSI के लिए, और ये टेस्टिकुलर बायोप्सी से हम लेकर ये पूरी की पूरी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। आर्टिफिशियल किसी का डोनेशन करवाओ या तो खुद की प्रेगनेंसी हो, खुद का बच्चा हो जेनेटिकली भी, ये कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हो। इसीलिए जिसको एजोस्पर्मिया है या तो एस्थेनोस्पर्मिया है उसको टेस्टिकुलर बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। Thus, the biopsy may have diagnosis, prognostic and therapeutic value. सर्जरी जो है मेल इनफर्टिलिटी में, वो क्या है कि फॉर मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट अगर करते हैं हम तो 3 to 6 मंथ के लिए, फिर उसके आगे चलते हैं। एटलीस्ट फॉर 74 days वन स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल होता है। इसीलिए जिस तरह से फीमेल का 28-30 डेज का साइकिल है तो मेल का साइकिल है वो 74 डेज का। रिपीट अगर आपको करना है, या तो आप किसी भी ट्रीटमेंट दे रहे हो तो 74 डेज के बाद में जब आप इवेल्यूएट कर सकते हो कि आपकी ट्रीटमेंट का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यूट्राइन फैक्टर की अगर हम बात करें आगे, तो मैंने पहले भी बताया था कि यूट्राइन फैक्टर में दो जो एबनॉर्मल सिंगल यूट्रस है, या तो डबल यूट्रस है, या तो आरपीएच यूट्रस है, या तो डाइवर्टिकुलम है, ऐसी जो बात हमने देखी, कंजेनाइटल डिफॉर्मेशन जो भी हमने देखा, या तो लो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए अगर वो पेल्विस में एंडोमेट्राइटिक पेचिस है तो उसको कोटरी करना जरूरी है, और उसके लिए लेप्रोस्कोपी करना भी जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को नॉट ओनली डिस्मेनोरिया लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो हिस्ट्री पर से आप देख पाओगे कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं। सोनोग्राफी में भी आप कंफर्म कर पाओगे। और फिर इसके लिए जब मैंने पहले भी बात की कि ट्यूब एंड ओवरी का रिलेशनशिप, ओवरी इधर पड़ी है एंड ट्यूब इधर है, तो वो जो हो सकता है वो इसका एक रीजन भी एंडोमेट्रियोसिस है। और तभी एडेसियोलाइसिस लेप्रोस्कोपी से नॉट ओनली डायग्नोस्टिक बट थेराप्यूटिक लेप्रोस्कोपी भी तभी करनी जरूरी होती है। इसके साथ में जो एंडोमेट्रिक पेच जो है उसको कोटरी करना भी जरूरी है। ये सब बात हो गई हिस्टोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, HSG एंड USG की। सर्वाइकल फैक्टर की जो बात है वो स्टेनोटिक सर्वाइकल ओस है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, वो हमने जब PS किया है तभी हमने देखा है। पोस्टकोइटल टेस्ट का अभी इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब पहले सोनोग्राफी नहीं थी, जब भी IVF नहीं था, तभी पोस्टकोइटल टेस्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट डेज। वजाइनल फैक्टर में वजाइनल इन्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट, अदरवाइज आप एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
इनका एबॉर्शन ही हो ही जाएगा या तो एब्नॉर्मल बेबी होगा। इसीलिए आप वजाइनाइटिस को कभी भी ना भूलें। ट्रीटमेंट की जो बात हमने आगे एक जब भी मैंने जो भी फैक्टर लिया उसके साथ में की है, लेकिन कपल को इंस्ट्रक्शन देना, उसको एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेनी सोशल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। या तो दोनों के बीच में भी तकलीफ है, मन मुटाव है, वो भी दूर करना उतना ही जरूरी है। जब भी माइंड की कामनेस होगी तभी सभी हार्मोन सही लेवल पर होंगे, ये समझाना है। और साथ में सबसे पहले ही जो मैंने बोला ना कि एक दूसरे पर एलिगेशन नहीं रखना है। बीएमआई सिर्फ फीमेल का नहीं, मेल का भी ठीक हो, ऑप्टिमम हो, वो देखना जरूरी है। अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग को कम करना जरूरी है। सीमेन का जब भी रिपोर्ट आए तभी मोटिलिटी या तो काउंट कम हो तो सबसे पहले आप टोबैको के लिए पेशेंट को पूछो, हस्बैंड को, और फिर उसको वो बंद करने के लिए बताओ कि एक बार एक बच्चा हो जाए फिर से शुरू करना, तभी फिर वो खुश होकर कर सकता है। सर्जरी की मैंने जो बात की, ओवेरियन ड्रिलिंग की बात भी हुई। पीसीओएस का एक अलग ही टॉपिक है, बड़ा का बहुत सारी चीज उसमें बता सकते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग पहले बहुत होता था, लेकिन अभी जो मेडिसिन आ गई उसकी उसकी वजह से अभी इतना ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है। वेज रिसेक्शन भी अभी इतना नहीं जरूरी है, लेकिन कभी कभी किसी की ओवरी बहुत बड़ी हो पीसीओडी की वजह से तो फिर वेज रिसेक्शन करना पड़ता है, लेकिन ये अभी बहुत कम हो गया। ओवेरियन सिस्ट अगर कुछ है तो वो हम प्लासेंट्रेक्स से इस तरह से दूर कर सकते हैं, लेकिन ओवेरियन ट्यूमर है या तो एड्रिनल ट्यूमर की बात मैं बोल रही हूँ, नॉट सिस्ट। ट्यूमर अगर है तो हमको लेप्रोस्कोपी करके वो दूर करना पड़ेगा, और उसका रीजन क्या है वो भी जानना पड़ेगा। साल्पिंग ओवेरियोलिसिस की मैंने बात की ही कि एडेशन है तो फिर जो उसका रिलेशन है वो चेंज हो जाता है। प्रोक्सिमल ट्यूबर ब्लॉक या तो डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक, ट्यूबल ब्लॉक जब भी हम एसएसजी नहीं लेकिन लेप्रोस्कोपी हिस्टोस्कोपी से जब हम देखते हैं तो कैन्युलाइजेशन करके वो दूर कर सकते। आज के जमाने में आईवीएफ एंड इक्सी इतना कॉमन हो गया है कि ट्यूबल ओपन करवाओ, वो ओपन हो ना हो आफ्टर ऑपरेशन, एंड फिर प्रेगनेंसी रहे ना रहे, ये सब में से गुजरना उसके बजाय अच्छा है कि आईवीएफ एंड इक्सी करवा लो। मायोमेक्टोमी की बात एक दो सेंटेंस में बताना चाहती हूँ कि यूट्रस पे स्कार देना जब से इट विल बी द लास्ट रिसोर्ट। अगर छोटा फाइब्रॉइड है 2-3 सेंटीमीटर का और इंट्राम्यूरल है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट गो अहेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेरिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेरिलिटी। लेकिन अगर सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो उसको निकालना जरूरी है। अगर एंडोमेट्रियल पोलिप है तो उसको भी निकालना जरूरी है, वरना इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अगर एक बार यूट्रस पर स्कार आया मायोमेक्टोमी का तो फिर उसको इलेक्टिव सिजेरियन ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि स्टेरिलिटी का ट्रीटमेंट पहले करो। लेकिन अगर सेप्टम है वजाइना में, इनकम्प्लीट सेप्टम में कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरा कंप्लीट सेप्टम है तो वो वजाइनल सेप्टम रिमूव करना जरूरी है। एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स जिसका हुआ है उसके लिए ठीक से ट्रीटमेंट करना कि फिर साइज कम हो गई हो वो देखना जरूरी है। जिसको कार्सिनोमा हुआ हो पहले और उसके बाद में अभी ट्रीटमेंट स्टेरिलिटी की हो रही हो। एंटीबायोटिक जब भी पीआईडी है तो वो देना जरूरी है। एडिशन प्रिवेंशन जब भी एमटी पिल या तो एमटीपी पहले हुआ है तो ये एंटीबायोटिक या तो एडिशन प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जिसको यूट्राइन साइनेकिया है उसमें हम कॉपर बीच में रखते हैं 3 से 6 महीने तक, तो एडिशन चला जाता है और फिर कॉपर निकाल कर फिर इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सर्वाइकल फैक्टर की बात जो क्लेमिडी की बात थी तो मैंने बताया ही है कि वजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी के लिए हम डेक्सोना 0.5 मिलीग्राम एट बेड टाइम इन द फोलिकुलर फेज देते हैं।
आफ्टर जो इनफर्टिलिटी की सर्जरी है तो क्या क्या उसके लिए करना पड़ता है। माइक्रो सर्जिकल ट्यूबल एनास्टोमोसिस के बाद में 6 वीक के बाद में आप प्रेगनेंसी रख सकते हो। यूट्रोट्रिबल इम्प्लांटेशन है तो 6 मंथ के बाद में कर सकते हो। साल्पिंगोस्टोमी में 6 से 12 मंथ के बाद में आप प्रेगनेंसी रख सकते हो। एंडोमेट्रियोसिस के बाद में आप सून फॉलोइंग सर्जरी, सेम थिंग। एडेसियोलाइसिस जो है उसके बाद में भी सून आफ्टर सर्जरी आप पेशेंट को प्रेगनेंसी रखने की एडवाइस दे सकते हो। लेकिन मायोमेक्टोमी के बाद में 3 to 6 मंथ के बाद में ही प्रेगनेंसी रख सकते हो। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बहुत लोगों में होती है और इसी के लिए IUI इज द मेन रिसोर्ट फॉर दिस। IUI में हम यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम में स्पर्म को रखते हैं, लेकिन कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में भी स्पर्म का परफ्यूजन हम करते हैं। लेकिन अब की बार हम यूट्रस के अंदर ही रखते हैं। लेकिन ये फिगर में आप देखो कि हमारी जो IUI की कैन्युला है वो हम फंडस तक नहीं भेजते, सिर्फ हम इंटरनल ओस को पियर्स करते हैं और वेरी कामली, वेरी स्लोली हम ये इंजेक्ट करते हैं स्पर्म। ये जो स्पर्म है बिना वॉश के कभी नहीं रखना, सीमेन वॉश करके ही इंसेमिनेशन करना है, क्योंकि अगर ये जो उसमें एंटीबॉडीज होंगे या तो उसमें पस सेल होंगे तो फिर वो पेरिटोनियम में जाएंगे और उसकी वजह से पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है और कभी कभी पेशेंट शोक में भी जा सकता है। इसीलिए बिना सीमेन वॉश किए कभी भी स्पर्म यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में नहीं रखना है। पेशेंट को भी कूल होना चाहिए, काम होना चाहिए। आप कोई संगीत भी बजा सकते हो या तो पेशेंट को बता सकते हो कि आप कुछ भगवान का नाम लो, मेंटली स्ट्रेस को रिमूव करो और पेशेंट जब काम कूल डाउन हो जाए, आप भी काम एंड कूल डाउन हो जाओ, तभी वेरी स्लोली आपको ये इंजेक्ट करना है। अगर फोर्स से किया तो जो फॉलिकल, जो ओवम आएगा ट्यूब के अंदर आया होगा, उसको भी आप रिप्लेस करके एब्डोमेन में, पेरिटोनियम में भेज दोगे और फिर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी रहेगी। इसीलिए ये मैं फिर से बताती हूँ कि कामनेस, कूलनेस एंड स्लोली ये इंजेक्ट करना है। कभी कभी हम 2 बार भी करते हैं। वैसे जो उसका टाइम जो है वो ओव्यूलेशन के बाद में हम IUI करते हैं, लेकिन कभी कभी ओव्यूलेशन होने से पहले जब भी हमने LH इंजेक्शन दिया उसके 24 आवर्स के बाद में भी करते हैं और आफ्टर ओव्यूलेशन भी करते हैं। 2 बार होने से कभी उसका रिपोर्ट अच्छा आ सकता है और सक्सेस भी हमको मिल सकता है। इंडिकेशन की जो बात की थी तो ओलिगोस्पर्मिया, सर्वाइकल स्टेनोसिस एंड इम्यून फैक्टर जब है तभी ये इसका रिजल्ट अच्छा आता है। सभी करने के बाद में जब भी मेल फैक्टर है तो हम IUI पर चलते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की भी यही ट्रीटमेंट है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आपके जो भी क्वेश्चन है वो बताइए। स्टेरिलिटी की बात दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के रिलेशंस पर बहुत मायने रखती है, इसीलिए उसको भी ठीक से काउंसिल करो और फिर तो यही रिजल्ट होगा ही।